नमस्कार, डिकोड एग्जाम के इस ऑनलाइन पोर्टल पर मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इमरजेंसी यानी आपातकाल के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज ही के दिन यानी 25 जून 1975 को तब की भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति के आधार पर भारत में आपातकाल घोषित कर दिया और कुछ समय के लिए लोकतंत्र का उन्होंने हरण कर लिया। तो इमरजेंसी यानी आपातकाल का ये जो मुद्दा है ये काफ़ी बड़ा है और इसे किस प्रकार से हम समझेंगे वो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा। तो देखिए, सबसे पहले तो हम इंदिरा गांधी के जीवन को देखेंगे कि किस प्रकार से अपने पिता जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी ने भारतीय राजनीति में अपना एक स्पेस बनाया और सिंडिकेट की मदद से वो भारत की प्रधानमंत्री बन बैठे। उसके बाद हम देखेंगे कि किस प्रकार से जब सिंडिकेट इंदिरा गांधी के विरोध में जाने लगा तो इंदिरा गांधी ने सिंडिकेट को निपटाया। उसके अलावा हम देखेंगे कि किस प्रकार से इंदिरा गांधी ने इंदिरा बनाम न्यायपालिका का पूरा मुद्दा बना दिया और एक द्वंद्व इंदिरा गांधी और भारत की न्यायपालिका में चलता रहा। और उसमें भी अगर मैं कहूं तो एक प्रकार से इंदिरा गांधी ने न्यायपालिका पर भी अपना प्रभाव बना लिया। उसके अलावा बहुत सारे लोक लुभावन जो है उन्होंने निर्णय लिए, जैसे कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जिसके बाद उनकी छवि बहुत जो है मजबूत हुई भारत के आम जनता में। उसके अलावा राजाओं का प्रीवी पर्स, उनका विशेषाधिकार खत्म करने का मामला। उसके अलावा जो है भारत और पाकिस्तान का युद्ध, जिसमें कि इंदिरा गांधी के समय में भारत की एब्सोल्यूट जीत हुई और 93,000 से ज़्यादा युद्धबंदी भारत ने बनाए। पाकिस्तान के सैनिकों को युद्धबंदी बनाया भारत की सेना ने। इन सब ने धीरे धीरे करके इंदिरा गांधी को इस लेवल पर ला दिया कि इंदिरा गांधी भारतीय राजनीति में एक अकेला नाम बन करके रह गया, जिसके पास लगभग हर तरह की शक्ति थी। तो सब बहुत शक्तिशाली हो गई वो। और कहीं ना कहीं इसी कारण से कि वो एक के बाद एक जो भी उनके रास्ते में आया उसे उन्होंने बहुत ही सहजता से हटा दिया और जनता के बीच में वो लोकप्रिय होती चली गई। तो विरोधियों से बार बार लड़ना और उनसे पार पाना, इस मामले ने कहीं ना कहीं जो है इंदिरा गांधी को इतना बड़ा फैसला लेने के लिए तैयार कर दिया था कि इमरजेंसी लगाते वक्त भी वो एक बार भी विचलित नहीं हुई। ठीक है, तो बहुत विस्तार से कुल मिलाकर के हम पढ़ेंगे। उसके अलावा इमरजेंसी के क्या संवैधानिक प्रावधान हैं उसको भी इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो किस प्रकार से हमें ये पूरा मामला समझना है वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। तो इस लेक्चर को शुरू करें उससे पहले मैं बताना आपको चाहूँगा कि इस चैनल डिकोड एग्जाम पर जो भी वीडियो अपलोड होते हैं उनके PDF इस टेलीग्राम चैनल @डिकोड एग्जाम पर अपलोड होते हैं। तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को अपने मोबाइल में जो है सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, सर्च करिए @डिकोड एग्जाम, आपको जो है हमारा चैनल टेलीग्राम का मिल जाएगा, उसे जा करके आप ज्वाइन कर लीजिए। सभी लेक्चर्स की PDF इस पर जो है आपको मिलेगी। चलिए, तो इसी के साथ इस लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। ठीक है,
तो देखिए, जैसा कि ये एक टाइमलाइन आपको दिख रहा है, इस टाइमलाइन के माध्यम से आप मेरा यकीन करें बहुत अच्छे से हम इस पूरे लेक्चर को समझ लेंगे। और इस लेक्चर को पढ़ते हुए आप ये देखेंगे कि आपको बहुत सारे अलग अलग विषय पता चलेंगे। ठीक है, इसमें हम जो है पॉलिटी की बात करेंगे, जब हम देखेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल का संवैधानिक प्रावधान क्या है, और पूरा मामला हम देखेंगे। ठीक है, तो इन स्लाइड्स को हम थोड़ा जो है शार्ट में निपटाएंगे, इसमें कुछ बहुत नहीं है। तो जैसा कि आप पहला देख रहे हैं कि 19 नवंबर 1977 को इस इमरजेंसी की मुख्य नायिका या खलनायिका, जो भी आप कहें, उन इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू का जन्म हुआ। बाद में वो गांधी हो गई, जैसा कि आप जानते हैं। 27 मई 1964 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई, और उनके बाद जो है लाल बहादुर शास्त्री जो है भारत के प्रधानमंत्री बने। और इन्हीं की सरकार में, लाल बहादुर शास्त्री जी की सरकार में ही इंदिरा गांधी सूचना प्रसारण मंत्री बनी। ठीक है, तो पहली बार सरकार में लाल बहादुर शास्त्री जी के इंदिरा गांधी आई और सूचना प्रसारण मंत्री ये बनी। ये बात है 9 जून 1964 की। तो हम जैसा कि जानते हैं कि ताशकंद में किस प्रकार से रहस्यमयी परिस्थितियों में लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया, और जब उनका निधन हो गया तो विषय ये आया कि कौन भारत का अगला प्रधानमंत्री बनेगा, कौन भारत का अगला प्रधानमंत्री बनेगा। तो यहाँ कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा। देखिए, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद ही मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री पद के एक उम्मीदवार थे, लेकिन मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री नहीं बन पाए और लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री भारत के बन गए। ठीक है, तो उस समय 60 के दशक में एक टर्म प्रयोग होता था, सिंडिकेट। ठीक है, सिंडिकेट क्या था? तो सिंडिकेट कांग्रेस के अंदर गैर हिंदी भाषी नेताओं का एक समूह था, जिसे सिंडिकेट कहा जाता था, और जिसके लीडर थे के कामराज। ये मद्रास के पूर्व मुख्यमंत्री और उस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और सिंडिकेट के भी ये नेता थे। सिंडिकेट क्या? तो गैर हिंदी भाषी नेताओं का एक समूह, जिसे सिंडिकेट कहा जाता था। तो इसमें कौन कौन लोग थे? तो नीलम संजीव रेड्डी, जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने, एस.के. पाटिल, जो कि महाराष्ट्र के बड़े नेता थे, अतुल्य घोष, जो कि बंगाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, एस. निजलिंगप्पा, जो कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। इन लोगों से मिलकर के सिंडिकेट बनता था। ठीक है, तो सिंडिकेट ने मोरारजी देसाई का समर्थन नहीं किया, और इनका समर्थन लाल बहादुर शास्त्री जी की तरफ गया। लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन जब लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई तो दोबारा से जो है मोरारजी देसाई ने अपना दावा ठोक दिया। गुजरात से आने वाले ये नेता, और जब गुजरात और महाराष्ट्र एक था तो जो है बॉम्बे स्टेट के ये पूर्व मुख्यमंत्री भी मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई को जो है सिंडिकेट पसंद नहीं करता था, और ऐसे में सिंडिकेट को ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए था जो कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद भी सिंडिकेट की बात मानता रहे। यानी जो है सिंडिकेट को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो कि सिंडिकेट के कहने पर प्रत्येक काम करे। और ऐसे में सिंडिकेट को यह समझ में आया कि सबसे अच्छी पसंद जो है वो इंदिरा गांधी हो सकती हैं, क्योंकि उनके पिताजी जो है
भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे ही हैं, सबसे चर्चित नेता रहे हैं, तो इनके नाम से वोट भी जुटाया जा सकता है और इन्हें राजनीति की बहुत समझ नहीं है, इसलिए जो है इनसे अपना काम भी करवाया जा सकता है। और ऐसे में जो है इंदिरा गांधी को सिंडिकेट का समर्थन मिल गया, यानी के कामराज का समर्थन मिल गया, और मोरारजी देसाई इस रेस में पिछड़ गए। तो इंदिरा बनाम मोरारजी मैंने लिखा है, इन वोटिंग पूरी हुई, मोरारजी देसाई भी अड़ गए कि हम इंदिरा को बनने नहीं देंगे, और ऐसे में वोटिंग हुई जिसमें कि बहुत बड़े मार्जिन से जीत करके इंदिरा गांधी आई। कांग्रेस के संसदीय दल की बैठक में ये वोटिंग हुई। कांग्रेस के जो राज्यसभा और लोकसभा के सांसद थे उन्होंने इसमें भाग लिया, जिसमें कि इंदिरा जी ने मोरारजी देसाई को बड़े मार्जिन से हरा दिया और अंततः इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बन गई। ये बात है 24 जनवरी 1966 की, ठीक है। तो पहले अपने युद्ध में इन्होंने विजय प्राप्त कर लिया इंदिरा गांधी ने। तो इतनी बात हमने की। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर चित्र आप देख सकते हैं, ठीक है। तो 1967 में भारत में आम चुनाव हुए और इन आम चुनावों में कांग्रेस ने बहुत खराब प्रदर्शन किया और उसे केवल 283 सीटें ही मिल पाई 1967 के आम चुनावों में। और ऐसे में जो है इंदिरा गांधी के लीडरशिप में पर कांग्रेस के अंदर आवाज उठने लगी। तो यहाँ पर भी जो है फिर से मोरारजी देसाई ने विरोध का ध्वज थाम लिया। हालांकि उन्हें उप प्रधानमंत्री बना दिया गया। जब दूसरी बार 67 के चुनाव के बाद जो है इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री बने, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक एक घटनाक्रम को समझते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री बनने के बाद जो है 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी ने घोषणा की कि देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। उस समय जो है बैंक प्राइवेट प्लेयर्स के पास थे और इसलिए गांव में बैंकिंग की कोई व्यवस्था नहीं थी। प्राइवेट प्लेयर्स बैंक के ब्रांच वहीं खोलते थे जहां उन्हें प्रॉफिट हो सके। ऐसे में जो है ग्रामीण भारत बैंकिंग व्यवस्था से एकदम दूर था और इस नाते से इसे एक जनप्रिय फैसला बताया गया और इंदिरा गांधी की काफी तारीफ हुई, उनकी लोकप्रियता जनता में काफी बढ़ गई। अब इसी समय जो है राष्ट्रपति का चुनाव आ गया और राष्ट्रपति का चुनाव आ गया तो जो सिंडिकेट था जिसको लीड करते थे के कामराज, उन लोगों का मत था कि वो नीलम संजीवा रेड्डी को भारत का राष्ट्रपति बनाए और इंदिरा गांधी को यह लगता था कि नीलम संजीवा रेड्डी चूंकि सिंडिकेट के ही एक नेता हैं और ऐसे में अगर वो भारत के राष्ट्रपति बन जाएंगे तो इंदिरा गांधी को वो परेशान करेंगे और इसलिए इंदिरा गांधी ये नहीं चाहती थी कि नीलम संजीव रेड्डी जो है राष्ट्रपति के प्रत्याशी कांग्रेस के बने। हालांकि सिंडिकेट मजबूत था और सिंडिकेट ने घोषित किया जो है कि कांग्रेस के उम्मीदवार कौन होंगे 1969 के राष्ट्रपति के चुनाव में, तो वो होंगे नीलम संजीव रेड्डी। और इंदिरा गांधी कुछ नहीं कर पाई, सिंडिकेट बहुत मजबूत था। तो घोषित उम्मीदवार कौन हो गया कांग्रेस का राष्ट्रपति पद का? नीलम संजीव रेड्डी। लेकिन एक और प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे जो कि इंडिपेंडेंट थे, वीवी गिरी। तो वीवी गिरी को अंतिम समय में इंदिरा गांधी ने अपना समर्थन दे दिया और सभी सांसदों से, कांग्रेस के सभी सांसदों से, विधायकों से इन्होंने अपील की कि अपनी अंतर आत्मा की आवाज पर वोटिंग करिए। आप अपने पार्टी लाइन पर वोटिंग मत करिए, अंतर आत्मा की आवाज पे जो आपको अच्छा लगे उसको वोट करिए। और ऐसे में ये कांग्रेस के प्रत्याशी नीलम संजीवा रेड्डी चुनाव हार गए और एक निर्दल प्रत्याशी बीपी गिरी केवल इसलिए जीत गए कि
इंदिरा गांधी ने जो है उनका समर्थन कर दिया था। तो अब समझिए कि इंदिरा गांधी का कद कांग्रेस में इतना ऊंचा हो गया कि एक तरफ समूची पार्टी और दूसरी तरफ इंदिरा गांधी, लेकिन उसके बाद भी अकेले इंदिरा ने एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को जिता लिया। और एक बात और आपको मैं बताऊं कि ये पहले इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, न भूतो न भविष्यति, कोई निर्दल चुनाव नहीं जीत पाया राष्ट्रपति का, लेकिन बीपी गिरी चुनाव जीत गए और इंदिरा की वजह से। ठीक है, तो कितना धीरे धीरे मजबूत कद इनका हो गया था। आगे बढ़िए, ये जब घटना हुई तो जो है सिंडिकेट को ये लगा और पूरे कांग्रेस को ये लगा कि भाई ये तो अनुशासनहीनता है। पार्टी ने जिस प्रत्याशी को तय कर दिया उस प्रत्याशी के विरुद्ध जाकर के पार्टी का ही प्रधानमंत्री यानी इंदिरा गांधी किसी निर्दल का समर्थन कर रहे हैं, ये तो जो है अनुशासन नहीं होना चाहिए किसी पार्टी में, अनुशासनहीनता का मामला है ये। और ऐसे में जो है इंदिरा गांधी को निकाल बाहर किया गया। तो सिंडिकेट ने कहा, सिंडिकेट मतलब कांग्रेस पर उनका कंट्रोल था, सिंडिकेट के नेताओं का, तो पूरा कांग्रेस समझिए। तो इंदिरा गांधी को कांग्रेस से निकाल दिया गया कि नहीं भैया इस तरह की अनुशासनहीनता नहीं चलेगी, आप कांग्रेस छोड़िए। ठीक है, और कांग्रेस जो है दो हिस्सों में यहां से विभाजित हो गई। अब समझिएगा, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हैं कांग्रेस की, और कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से उन्हें निष्कासित कर दिया गया कि वो कांग्रेस की सदस्य हैं ही नहीं। ठीक है, तो कांग्रेस में दो भाग में विभाजित हो गई। एक को कहा गया कांग्रेस आई। अब देखिए किस तरह से एक नेता जो है इतना पावर जुटाता है। कांग्रेस आई यानी कांग्रेस इंदिरा, पार्टी का ही नाम हो गया कांग्रेस इंदिरा, और दूसरा कांग्रेस ओ यानी कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस संगठन। दो धड़े में पार्टी जो है टूट गई कांग्रेस। और ये किसके समय में टूट गई? इंदिरा गांधी के समय में। ठीक है, मतलब कैसे जो है बड़े बड़े डिसीजंस जो मुश्किल लगते थे वो इंदिरा गांधी लेती थी, और उसका खामियाजा चाहे कुछ भी हो लेकिन ये डिसीजन हो जाता था। देखिए कांग्रेस टूट गई इनके समय में। ठीक है, तो कांग्रेस आई और कांग्रेस ओ बनी। तो ऐसे में जो है इंदिरा गांधी सरकार के पास समर्थन नहीं रह गया, काफी सांसद जो है कांग्रेस ओ के तरफ चले गए, लेकिन उस समय जो है इनको सीपीआई डीएमके आदि दलों ने सहयोग दिया और इनकी सरकार जो है चलती रही। ठीक है, सितंबर 1970 में इन्होंने एक मूव और लिया। ये भी जो है जन प्रिय विषय था। वो मूव क्या था कि इंदिरा ने ये डिसाइड किया कि राजाओं के विशेषाधिकार जो उन्हें स्पेशल राइट्स मिले हुए हैं, जो पूर्व देशी रियासतों के शासक थे, उनके विशेषाधिकार यानी प्रीवी पर्स को समाप्त करने संबंधी विधेयक लोकसभा से पारित। अब देखिए एक बात यहां आपको बताऊं, जैसा कि हम जानते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ तो एक ब्रिटिश प्रशासित भारत था और एक प्रिंसली स्टेट का भारत था। 565 प्रिंसली स्टेट थे जिनको भारत में मिलाया गया। तो जिन राजाओं को भारत में मिलाया जाता था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के माध्यम से, उनके साथ कई वादे किए जाते थे, जैसे कि उनको निजी संपत्ति का अधिकार होगा, उनके जो महल हैं वर्तमान में वो उनके पास रहेंगे, उसके अलावा जो है उन्हें सलून की सुविधा मिलेगी नियरेस्ट रेलवे स्टेशन से, और एक जो है प्रीवी पर्स मिलेगा। चूंकि भारत सरकार उनके राज्य को ले रही है तो उन्हें खर्च चलाने के लिए प्रीवी पर्स दिया जाएगा, जैसे अंग्रेज भी पेंशन बांटते थे। ठीक है, प्रीवी पर्स दिया जाएगा यानी एक निश्चित रकम उनको दी जाएगी। ये भारत सरकार ने, भारत संघ ने जो है राजाओं से वादा किया था। ये जो है एक इकरार हुआ था राजा और भारत संघ में। तो अब जो है इंदिरा गांधी ने ये डिसाइड किया कि इन राजाओं के विशेषाधिकार यानी प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया जाएगा और राजाओं की जो उपाधियां हैं, राजा महाराजा, सब छीन ली जाएंगी। राजा भी एकदम आम व्यक्ति हो जाएंगे। तो ये जन भावना का मामला था। और ऐसे में जो है इस प्रीवी पर्स की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए
जो वादा किया गया था उसे समाप्त करने के लिए इन्होंने एक विधेयक, ये एक बिल लेकर के आई जिसे इन्होंने लोकसभा से पारित करा लिया, लेकिन एक वोट से राज्यसभा से ये बिल गिर गया। मोरारजी देसाई इसका बहुत विरोध कर रहे थे कि नहीं, भारत संघ को जो है अपने वादे को उस समय नहीं तोड़ देना चाहिए जबकि भारत संघ बहुत मजबूत है और राजा कुछ भी नहीं कर सकते। ब्रिटेन में भी जो है वहाँ के संप्रभु से एक समझौता किया गया है और आप जानते हैं कि निश्चित जो है एक अमाउंट वहाँ की महारानी को, वहाँ के महाराजा को जो है इंग्लैंड की सरकार देती है और वो लोग शासक के रूप में रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये वादा है, इसे नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है, तो ये राज्यसभा में एक वोट से गिर गया। अब इस मुद्दे पर इंदिरा गांधी कितना जो है सीरियस थी उस बात का पता इस बात से चलता है कि उन्होंने प्रेसिडेंशियल आर्डर जारी करवा दिया इस मुद्दे को समाप्त करने के लिए। लेकिन उसके बाद राजा जो थे, जो पूर्व देशी रियासतों के राजा थे, वो जो है सुप्रीम कोर्ट में चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रेसिडेंशियल आर्डर को अवैध घोषित कर दिया कि जो है ये वैध नहीं है। तो उस समय बहुत ये डिबेट चली। हालांकि आज आप इसको सुन रहे हैं तो आपको भी लग रहा होगा कि प्रीवी पर समाप्त कर देना ठीक था। एक लोकतांत्रिक मूल्य में किसी को विशेषाधिकार क्यों मिले, लेकिन मूल विषय ये भी है कि भारत संघ का वादा जो है क्या इतना कमजोर था। वो शासक जो है अपना सब कुछ भारत संघ को सौंप दिए और उसके बाद जब वो कमजोर स्थिति में है, भारत संघ इतना बड़ा है, वो कुछ नहीं कर सकते, तो क्या वादा तोड़ देना चाहिए। हालांकि ये एक डिबेट का अलग विषय है, लेकिन इन सब से क्या हुआ कि इंदिरा गांधी की लोकप्रियता जनता में खूब हो गई। ठीक है, तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण, राजाओं के प्रीवी पर्स समाप्त करने के प्रयास आदि की वजह से जनता में इंदिरा की लोकप्रियता चरम पर। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, ये कहा जाने लगा। इंदिरा ही भारत है और भारत ही इंदिरा है। उसके बाद क्या हुआ, 1971 का आम चुनाव आ गया, देश में जो है जनरल इलेक्शन आ गया। अब इसमें जो है कांग्रेस ओ यानी कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन और जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी, इन सब ने एक गठबंधन किया और गठबंधन करके क्या नारा दिया, इंदिरा हटाओ, इंदिरा हटाओ, ये नारा दिया गया कि इंदिरा हटाओ। अभी जो है 2019 में भी इसी तरह का नारा आपने सुना है, तो उस समय भी इसी तरह का नारा दिया गया कि इंदिरा हटाओ। और जनता में इंदिरा की लोकप्रियता बहुत, तो इंदिरा गांधी जो है जाती थी और जो है जनता से ये कहती थी कि ये लोग कहते हैं कि इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूं कि गरीबी हटाओ। तो लोग कहते थे कि गरीबी हटाओ, इंदिरा हटाओ नहीं। और ऐसे में इंदिरा हटाओ के नारे पर जो है गरीबी हटाओ का नारा जो है छा गया। हालांकि गरीबी तो हटी नहीं, अभी तक यह नारा चल ही रहा है। ठीक है, अब होगा न्याय। तो इंदिरा गांधी की ऐतिहासिक विजय हुई। 518 कुल लोकसभा की सीटों में से 352 सीटों पर विजय प्राप्त हुई। तो 67 के इलेक्शन रिजल्ट से जो है इसको आप देखिए तो देखिए इंदिरा की लोकप्रियता दिख रही है। तो एक एक करके हम गिनते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में अप्रत्याशित जीत हासिल हुई इंदिरा गांधी को। मोरारजी देसाई के साथ टकराव में सिंडिकेट का साथ लेकर के उनको दबा दिया गया। फिर सिंडिकेट को भी राष्ट्रपति के चुनाव में दबा दिया गया। अंत में जो है एकदम पूरी तरह से सिंडिकेट साफ हो गया। और उसके अलावा जो है 1971 में इतनी बड़ी जीत इन सब करने के बाद भी इंदिरा गांधी को मिली। तो पावर धीरे धीरे जो है इंदिरा गांधी के पास इसी समय से आने लगा था। आपको मैं बताऊं, जब ये कांग्रेस आई और कांग्रेस ओ बन गया तब। ठीक है, तो अब इंदिरा गांधी को कंट्रोल करने वाला कोई बचा नहीं था। और 1971 में तो जब ये जीत हुई तो इंदिरा गांधी सरकार की भी नेता यानी प्रधानमंत्री, पार्टी की भी एकमात्र नेता यानी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष। कांग्रेस आई, ठीक है, वही कांग्रेस आई, आज की कांग्रेस है। कांग्रेस वो तो खत्म हो गई।
ठीक है। तो पार्टी के अंदर भी सबसे बड़ी नेता ये, और सरकार की तो ये प्रधानमंत्री थे ही। तो समझ रहे हैं, सत्ता जो है एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित हो गई। आजादी के बाद कोई प्रधानमंत्री इतना मजबूत नहीं था जितना 1971 की जीत के बाद इंदिरा गांधी हो गई। अगर आप नेहरू जी को देखें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेता थे, भारत के राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद जैसे नेता थे जो उनके ऊपर जो है अंकुश लगाते थे। लाल बहादुर शास्त्री जी का टर्म बहुत छोटा था, इसलिए उसके बारे में हम बात नहीं कर सकते, लेकिन ये पहली प्रधानमंत्री थी जिनके पास बहुत अधिक शक्ति हो चुकी थी। पार्टी पर भी फुल कंट्रोल, सरकार पर भी फुल कंट्रोल। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि इंदिरा गांधी बैठी रहती थी और सारे मंत्री खड़े रहते थे। इस तरह का जो है मामला इनका हो गया। और इसीलिए यहां आपको बताना चाहूंगा कि पावर करप्ट, एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली, सत्ता भ्रष्ट करती है और संपूर्ण सत्ता संपूर्ण भ्रष्ट करती है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर इनके पास संपूर्ण सत्ता हो गई थी और कहीं ना कहीं जो है संपूर्ण रूप से भ्रष्ट होने की राह पर इंदिरा गांधी चल पड़ी थी, जिसकी परिणति इमरजेंसी के रूप में देश को जो है झेलनी पड़ी, ठीक है। तो गरीबी हटाओ का नारा जो है इनका चल गया। उसके बाद जो है जब सरकार बनी उसके तुरंत बाद जो है संविधान का 26वां संशोधन किया गया और इसके माध्यम से जो है देशी रियासतों के पूर्व शासकों के प्रीवी पर्स और विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। यहां पर दो बातें आपको और बताना चाहूंगा। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मामला कहीं ना कहीं राजाओं के विरुद्ध ही लिया गया था, क्योंकि ज्यादातर जो है बैंक उस समय जो प्राइवेट चल रहे थे वो राजाओं के ऑनरशिप में थे, ठीक है। आज भी आप सुनेंगे एसबीआई के कई बैंक जो है तो राजस्थान आधारित जो है आपको दिखेंगे कि बीकानेर एंड पटियाला ऐसे करके, जो उस समय प्रिंसली स्टेट्स थे उनके नाम से थे। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के पीछे जो है ये मामला था कि देशी शासकों को आर्थिक रूप से कमजोर किया जाए, और इसके पीछे भी यही था, क्योंकि उनको लगता था कि राजा जो है इनके विपक्षियों का धन से सहयोग करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक मामला था। अब जो है फिर से हम 1971 पर आ जाएं तो हमने बात क्या की कि एक ऐतिहासिक विजय इंदिरा गांधी को 1971 के आम चुनावों में मिली। तो इंदिरा गांधी जिस सीट से खुद सांसद बनकर के आई थी वो सीट थी रायबरेली की सीट, ठीक है, रायबरेली की सीट। और इनके विरोध में कौन लड़ रहा था रायबरेली में? तो राजनारायण, सोशलिस्ट पार्टी के राजनारायण इंदिरा गांधी के विरोध में लड़ रहे थे। तो इंदिरा गांधी चुनाव जीत गई, लेकिन राजनारायण ने यह कहा कि इंदिरा गांधी चुनाव तो जीत गई हैं, लेकिन ये सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके चुनाव जीती हैं। उसके अलावा जो है पैसे बांटे गए हैं, शराब बांटी गई है, इस तरह का आरोप लगाया गया राजनारायण के द्वारा इंदिरा गांधी पर। और यह केवल आरोप नहीं था, राजनारायण जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में चले गए और उन्होंने याचिका दायर कर दी कि इंदिरा गांधी ने तो सरकारी मशीनरी का प्रयोग करके अपना चुनाव जीता है, यानी वो सांसद बनी है रायबरेली से। तो इस मामले को आप याद रखिएगा। यही मामला जो है 12 जून 1975 में जो है आएगा, और किस प्रकार से इसी मामले का जो निर्णय होगा वो जो है इमरजेंसी की पृष्ठभूमि को तैयार कर देगा। तो आगे बढ़िए, ठीक है। ये जो हमने बात की जो है कि किस प्रकार से जो है देशी रियासतों के पूर्व शासकों के प्रीवी पर्स को इन्होंने समाप्त किया था, उसकी ये न्यूज है द इंडियन एक्सप्रेस में। प्रिंसेस लॉस पर्सेस ऑल प्रिविलेजेस, ये उस समय द इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, उसे हमने लगाया है, ठीक है। अच्छा, ये सारा मामला हो गया। उसके अलावा उसी समय भारत पाकिस्तान
के बीच युद्ध हुआ, जिसमें भारतीय सेना की निर्णायक विजय हुई और 93,000 से ज़्यादा युद्धबंदी जो है बनाए गए उस युद्ध में। और पूरे देश में इंदिरा गांधी को दुर्गा के रूप में देखा गया और उनकी लोकप्रियता में बहुत इजाफा हुआ। उसके बाद जो है हम बात करेंगे 24वें संविधान संशोधन के बारे में, जो है ये हमने क्यों लिखा है उसको हम समझेंगे कि इसमें संविधान संशोधन का मामला क्या आ गया। तो देखिए, न्यायपालिका से और इंदिरा गांधी के बीच एक जो है बहुत लंबे समय तक द्वंद्व चला है और अंततः न्यायपालिका पर भी इंदिरा गांधी ने अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। तो देखिए, 60 में समझिए आप कि मूल अधिकार से संबंधित जो अनुच्छेद 13 है उसमें जो है ये बताया गया है कि मूल अधिकारों से जो असंगत विधि हैं वो जो है शून्य हो जाएंगे। यानी कोई भी भारत में जो कानून है वो अगर मूल अधिकारों का हनन करता है तो शून्य हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये विषय तो एक तरफ आप रख दीजिए, आजादी के बाद ये विषय महत्वपूर्ण हो गया कि विधि कहाँ किसे माना जाएगा। मतलब अनुच्छेद 13 में क्या लिखा है, तो अनुच्छेद 13 में लिखा है 13(1) में कि संविधान के लागू होने से ठीक पहले भारतीय राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी यानी चल रही सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे भाग 3 यानी मूल अधिकारों की बात हो रही है, भाग 3 के उपबंधों से असंगत है। दूसरा क्या कहता है 13(2), राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या उन्हें न्यून करती है। ऐसी कोई विधि जो इस खंड के उल्लंघन में होगी उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी। तो इसका मतलब समझ लीजिए कि सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि विधि यानी क्या, और 368 के तहत अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान संशोधन होता है क्या उसे भी विधि माना जाएगा। तो यह विधि का जो प्रश्न था कि विधि किसे माना जाएगा, उसका अर्थ समझ लीजिए। अगर अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान संशोधन किया जाता है अगर उसे विधि नहीं माना जाता है तो इसका अर्थ होता है कि सरकार मूल अधिकारों को भी न्यून कर सकती है, उन्हें निरस्त कर सकती है। और अगर अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन को विधि माना जाएगा तो इसका मतलब है कि सरकार मूल अधिकारों को छू भी नहीं सकती। बस इसका इतना ही मामला है। और ऐसे में यह समझने के लिए कि क्या अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अर्थों में विधि है, अनुच्छेद 13 में जो बार बार विधि शब्द लिखा गया उसके अर्थों में विधि है, तो पहला मामला आया जो है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का 1951 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अर्थों में प्रयुक्त विधि शब्द की परिभाषा में शामिल नहीं है, यानी वो विधि नहीं है। ठीक है, ये मामला आ गया। अब आगे क्या हुआ, तो इसका क्या अर्थ था, इसका अर्थ था कि सरकार जो है मूल अधिकारों को कम कर सकती है, उन्हें हटा सकती है। लेकिन गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का जो मामला 1967 में आया उसमें कहा गया कि अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अर्थों में विधि है। यानी गोलकनाथ केस ने यह सरकार को बता दिया कि सरकार मूल अधिकारों को कम नहीं कर सकती है। तो उस समय सरकार कौन भारत में, तो इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को यह बात पसंद नहीं आई, लेकिन उस समय इंदिरा गांधी के पास ताकत नहीं थी। और ऐसे में जब 1971 में ये सरकार में आई तो इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने 24वां संविधान संशोधन लाया और उसमें क्या लिखा कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। किसी भी भाग मतलब
भाग 3 मूल अधिकार भी तो संविधान का भाग ही है, और इसमें लिखा गया किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हैं, यानी मूल अधिकार भी संसद की शक्ति से परे नहीं है। ठीक, तो गोलकनाथ वाले मामले को पलट दिया गया, यानी संसद मूल अधिकारों में भी परिवर्तन कर सकती है। दूसरा, संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को अनुच्छेद 13 के अर्थों में विधि नहीं माना जाएगा। दूसरा पॉइंट में क्लियर कर दिया गया कि संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को अनुच्छेद 13 के अर्थों में विधि नहीं माना जाएगा, यानी मूल अधिकार जब चाहे सरकार मूल अधिकारों में कमी कर सकती है। अगला, राष्ट्रपति सभी संविधान संशोधनों पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य हैं। तो राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया कि जो भी भेजा जाएगा प्रस्ताव उस पर आप अनुमति, यानी केवल सिग्नेचरी भूमिका में है आप इधर टाल मटोल बहुत नहीं कर सकते, सीधा साइन करिए और जो है विधेयक को करिए, उसमें जो है आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ये मामला है। अब ये समझ में आ गया कि हमने इसको क्यों लिखा है, तो न्यायपालिका से इनका टकराव। लेकिन आगे क्या हुआ कि 23 मार्च 1973 को एक केस आ गया जिसका नाम है केशवानंद बनाम केरल राज्य का, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का ये जो मामला आ गया, इसमें जो है अब तक की सबसे बड़ी बेंच इसमें बनी, 13 जजों की बेंच बनी। इसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने 24वें संविधान संशोधन को वैध घोषित कर दिया। ठीक है, तो एक बात समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने 24वें संविधान संशोधन को वैध घोषित कर दिया। तो यहां तक एक बात मैं बताऊं कि न्यायपालिका पर एक प्रभाव तो इंदिरा गांधी का हो ही गया था। हालांकि अब इस समय इन सब बातों को हम करेंगे तो बहुत मतलब नहीं निकलेगा या बहुत लोग नहीं करते हैं, लेकिन एक प्रभाव तो हो ही गया था। जब ये पूरे जो है मामले को देखेंगे और बाद में जो जजेस ने फैसला दिया है इमरजेंसी के बाद, यानी इंदिरा के प्रभाव काल के बाद, तो उसमें हमें समझ में आ जाएगा कि ये भी जो पहली लाइन लिखी गई है ये ऐसा नहीं दिखाता है कि बहुत जो है निष्पक्षता का मामला रहा हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने 24वें संविधान संशोधन को वैध घोषित कर दिया, यानी ये वैध रहेगा। ठीक है, तथा यह भी माना कि संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान में संशोधन की व्यापक शक्ति प्राप्त है। आज की अगर बात करें तो बड़ी उल्टी बात लिखी हुई है, तथा यह भी माना कि संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान में संशोधन करने की व्यापक शक्ति प्राप्त है, किंतु संसद इस शक्ति का प्रयोग करके संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट नहीं कर सकती। तो यहां बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन आ गई, संविधान का मूल ढांचा, संविधान की मूल संरचना। तो जैसे कुछ मूल संरचना है संविधान की भारत की, जैसे भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो कोई आकर के जो है यहाँ तानाशाही का शासन नहीं स्थापित कर सकता। भारत में संसदीय लोकतंत्र है, तो इसे कोई राष्ट्रपतीय लोकतंत्र में नहीं बदल सकता। भारत जो है एक सेकुलर देश है, तो कोई इसे जो है हिंदू या मुस्लिम राष्ट्र नहीं घोषित कर सकता। ये इस तरह जो है भारत में मूल अधिकार लोगों को मिले हुए, तो इस तरह का एक डॉक्ट्रिन इन्होंने कहा कि मूल ढांचा नहीं बदलना चाहिए। आपके पास शक्ति तो है, लेकिन मूल ढांचा आप नहीं नष्ट कर सकती हैं। संविधान का जो मूल ढांचा है उसके विरुद्ध आप नहीं जा सकती हैं। तो इतना बात भी जो है इंदिरा गांधी को बुरी लगी, ये असंतुष्ट हो गए कि नहीं, ये निर्णय तो हम मानेंगे नहीं। ठीक है, बाद में जाकर के फिर ये संशोधन लेकर के आएंगे। ठीक है, तो इंदिरा गांधी पूरी तरीके से इस फैसले से असंतुष्ट हो गई। और क्या हुआ उसके बाद, तो उसके बाद जो है ये जो जस्टिस थे एसएम सिकरी, जो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस एसएम सिकरी जब वो रिटायर हुए तो मामला क्या हुआ कि 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को बाईपास करके इंदिरा गांधी ने जस्टिस एएन राय को भारत का मुख्य न्यायाधीश बना दिया। और ये जस्टिस एएन राय कौन थे, तो ये वो थे जो कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में इन प्रावधानों के विरोध में थे। ठीक है, अब 13 लोगों की कमेटी बनी है, तो सारे लोग तो एक ही पक्ष में निर्णय नहीं देते हैं। कुछ जजेस जो है
विरोध में भी निर्णय देते हैं। हालांकि जिसका बहुमत होता है वो बात मानी जाती है, तो ये विरोध में रहने वाले थे, सरकार के तरफ रहने वालों में थे, तो इनको पुरस्कार मिल गया। 3 जजों को ये बाईपास करके वहां पहुंचे, जो है आजादी के बाद ये पहला मामला था। सरकार ने सीधे सीधे दखल दिया जो है, और मुख्य न्यायाधीश इनको बना दिया गया जस्टिस A.N. राय को। और उसके बाद जस्टिस A.N. राय जो है हमेशा इंदिरा सरकार के प्रति वफादार बने रहे। जबकि हमारे यहाँ फ्रेमवर्क हम जानते ही हैं कि एकदम अलग अलग है। विधायिका का क्या काम है? विधायिका कानून बनाएगी, कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करवाएगी, और विधायिका ने सही कानून बनाया है या नहीं बनाया है इसका रिव्यू कौन करेगा? तो न्यायपालिका करेगी। ये तीनों सेपरेट बॉडी है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, ठीक है। लेकिन अब स्थिति इस तरह की बना दी गई, और सरकार के मनमानी के प्रति देश की जनता में गुस्सा, देश में ये डिबेट का विषय हुआ कि इस तरह की मनमानी नहीं चल पाएगी। और उसके अलावा ये तीनों वरिष्ठ जजों ने अपना इस्तीफा दे दिया कि हम जो है अब काम नहीं करेंगे, इतना जो है गलत डिसीजन हो रहा है ताकत के दम पर, ये बात हुई, ठीक है। तो 15 दिसंबर 1973 को इस पूरे इमरजेंसी के पहले के दौर के नायक और इमरजेंसी के बाद भी जो नायक रहे ऐसे जयप्रकाश नारायण जी ने इस मामले पर जो है सभी दलों के सांसदों को एक चिट्ठी लिखी, ठीक है। ये जयप्रकाश नारायण जी 1942 के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में इनकी बहुत जो है अच्छी भूमिका रही, बहुत सशक्त भूमिका रही, देशभक्त जो है, और आज़ादी के आंदोलनों में बहुत जो है कंधा से कंधा मिला करके ये लड़े थे। हालांकि जब भारत आज़ाद हुआ तो इन्होंने राजनीति के बजाय सामाजिक जीवन को चुना और समाज में जो है कार्य ये करते रहे। जिस समय की ये बात है, ये घटनाक्रम है, उस समय जो है एकदम जो है आराम के मुद्रा में जयप्रकाश नारायण जी अपने गांव में रहते थे, साधारण जीवन बिताते थे, ठीक। लेकिन जब इस मामले को उन्होंने देखा तो उन्होंने जो है सभी दल के सांसदों को पत्र लिखा, और उस पत्र में क्या कहा वो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या कि अगर न्यायाधीशों की नियुक्ति पूरी तरह से प्रधानमंत्री के हाथों में होगी जैसा कि अभी है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी सर्वोच्च न्यायिक संस्था सरकार के हाथों की कठपुतली होगी। ये बात इन्होंने लिखी, और धीरे धीरे करके इस मामले पर जनता में इंदिरा गांधी के प्रति जो है एक उबाल देखने को मिला। और सबसे महत्वपूर्ण, अब देखिए हम इमरजेंसी के जो है एकदम करीब पहुंच रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या दिखी कि 1973 और 74 का जो दौर रहा उसमें देश में महंगाई बहुत तेजी से बढ़ी, और कहा जाता है कि अगर 72 के मुकाबले 74 को देखा जाए तो 30% जो है घरेलू रोजमर्रा के जो सामान थे उनके मूल्यों में वृद्धि हो गई। यहाँ पे लिखा गया है, देखिए 1973-74 देश में तीव्र महंगाई, सभी वस्तुओं के मूल्य में औसतन 30% की वृद्धि, सरकार के प्रति जनता में आक्रोश। इस महंगाई से जो है जनता के मन में सरकार के प्रति आक्रोश जो है बनने लगा। आप जानते हैं ना, महंगाई एक सेंसिटिव मुद्दा है, तो वो मामला